सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का जो ये पेपर है HPS 2022 का बहुत ही अच्छा गया होगा। और मैं आपको ये एक और चीज़ भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि हमने आपको मॉक टेस्ट पेपर्स में दिए थे और वही प्रश्न इसमें आए। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमने आपको मॉक टेस्ट पेपर दिए थे आपने बहुत सीरियसली लिए होंगे और वो जो व्याख्या है वो आपको यहाँ परीक्षा में ज़रूर मतलब लाभदायक सिद्ध हुई होगी। चलिए तो फिर इसी के साथ जो है हम ये वाला जो वीडियो है वो प्रारंभ करते हैं। इसमें हम हिंदी पेपर जो है उसकी पूरी जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जैसे कि अनुवाद है, व्याख्या है, वो भी हमने पूरी पूरी लिखी हुई है आपके लिए। और मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि इससे मतलब इससे भिन्न कोई वो व्याख्या नहीं हो सकती। बिल्कुल व्याख्या जो है वो हर तरीके की भिन्न भिन्न होती है, यही तो भाषा की खासियत है। तो बस ज़रा फटाफट देखिए अब सॉल्यूशन क्या क्या है। स्टार्टिंग में देखिए कितनी बार मैंने आपको कहा था भाई कि जो निबंध हैं वहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे महत्वपूर्ण था। बार बार मैंने स्टूडेंट्स को कहा था, जितनी बार स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम निबंध में कौन सा टॉपिक आ सकता है प्लीज बताइए, तो मैंने आपको कहा था दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी। एक तो मैंने बताई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि करंट टॉपिक से रिलेटेड होती है, ठीक है ना, जो सबसे जैसे कहते हैं ना विवाद का जो मुद्दा होता है या कुछ भी जो चीज है करंट अफेयर्स। ये अब जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो मतलब ये बात चल रही है, जो मुद्दा चल रहा है, ठीक है ना, वो आपको किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे वैश्विक आतंकवाद, ठीक है ना, या सत्ता के लिए, ठीक है ना, सत्ता के लिए लड़ाई कहाँ तक देश को ले आई। तो इस प्रकार से भी आपको निबंध आ सकता है। फिर मैंने आपको कहा था कि जैसे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सभी बार बार आते रहते हैं, ठीक है ना, और आजकल तो बहुत अधिक प्रचलन में है। स्पेशली कोविड के बाद तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और देखिए यहाँ पर आ गया सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति और भारत, कि भारत अब उसमें कितना आगे बढ़ चुका है। तो देखिए दो विषय वही थे जो मैंने आपको बार बार कहे थे, और जो स्टूडेंट्स आई गेस अच्छे से तैयारी करके गए होंगे उनका निबंध बहुत अच्छा गया होगा। बाकी जो तीसरा है हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और भविष्य, मैं नहीं जानती थी कि साहित्य में मतलब सीधे सीधे हिंदी भाषा को इस प्रकार से उसके ऊपर निबंध आ जाएगा, वो भी 350 शब्दों में। तो चलिए देखिए फिर, और जहां तक मेरा मानना है मोस्टली स्टूडेंट्स ने थर्ड ऑप्शन जो है वो चुना होगा यहाँ पर, लेकिन निबंध अच्छे से लिखा होगा, यही मेरी कामना है। आगे देखिए, अब जैसे गद्यांश का जो अनुवाद अब इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में दोनों ही आए थे इसमें, तो आई विश कि आपका सही होगा, क्योंकि मैंने देखा इसमें ज़्यादा कठिन नहीं था। इस बार कठिनाई का स्तर बहुत कम था, ये मैंने देखा इस बार। तो देखिए एक बार कि जैसे जस्ट लाइक यू नीड अ मैप टू नेविगेट ओवर अननोन स्पेस और टेरिटरी, यू नीड कल्चर टू कंडक्ट और बिहेव योर सेल्फ इन सोसाइटी। और अनुवाद में भी हमने आपको बताया था कि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, हिंदी का जो वाक्य होता है उसकी संरचना भिन्न होती है। तो उसी प्रकार से हमें वाक्य बनाना चाहिए। हो सकता है कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस जो है, सेंटेंस का पार्ट, ठीक है ना, वो पहले लिखा हो लेकिन हिंदी में वो बाद में आता हो। जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, दोनों में फॉर्मेशन में डिफरेंस है, तो उसी के आधार पर आपको ये लिखना था, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं थी इस बार तो वो भी बहुत आसान आया था। देखिए इसका सही उत्तर कि जिस प्रकार आपको अज्ञात स्थान या क्षेत्र में संचालन करने के लिए एक मानचित्र की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, उसी प्रकार आपको समाज में आचरण या व्यवहार करने के लिए संस्कृति की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आप संस्कृति लिखिए या सभ्यता लिखिए, लेकिन वैसे ठीक है ना संस्कृति इसके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प था, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं आधुनिक सा शब्द लगता है और प्रचलन में लगता है। सभ्यता जो होता है ना वो थोड़ी प्राचीनतम सा शब्द आ जाता है, तो वो एक तो महत्वपूर्ण चीज थी। फिर संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसे समाज में दूसरों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखा और विकसित किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि सीखा समझा मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था, उतना अनुवाद में चलता है। मेन एग्जामिनर को क्या देखना होता है कि जो उन्होंने अंग्रेजी में वाक्य लिखा है उसे आप अगर आप ये मान के चलिए ना, आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे आप मिनिस्टर हैं किसी देश के, ठीक है ना, और सामने वाला मतलब दूसरी भाषा में बोल रहा है और आप उसी की भाषा को हिंदी में परिवर्तित कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं उसका, तो आप किस प्रकार से करेंगे कि सामने वाले की बात समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है। इवन जो स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो देख रहे हैं जिन्हें अभी पेपर देना है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने पेपर दे दिया उनकी तो नहीं पार लग गई। अब जिन्होंने पेपर देना है, अभी जो बीच समंदर में है, वो देखिए पतवार कैसे बांधनी है। अब बाकी यही है कि एक समूह के भीतर एक सामान्य समझ इसे दूसरों से अलग करती है और इसे एक पहचान देती है। तो उसी प्रकार से बेसिकली मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा हमने अनुवाद करके आपको दिखाया हुआ है। जैसे है कि वह हमेशा बदलती और विकसित होती रहती है, लेकिन वह से पहले जैसे यहाँ पे देखिए हमने सर्वनाम लिखा है ना, वह, उसके लिए पहले हमें संज्ञा शब्द भी लिखना था कि लेकिन संस्कृति को कभी भी संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर था कि वो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, अब अनफिनिश्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे आपके पास अगर आप अंग्रेजी का वो पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा था आपका, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट,
तो अब मैं क्या यहाँ पर ये कहती कि अनफिनिश्ड प्रोडक्ट को कि अभी जो अपूर्ण पदार्थ की जो संस्कृति है वो अपूर्ण पदार्थ है, क्या मैं ये कहती? बिल्कुल नहीं। तो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, आई गेस इंग्लिश में आपको बताते होंगे सर कि किस प्रकार से जो शब्द है उनकी हेरा फेरी चलती रहती है। कभी कभी ईडियम्स, फ्रेजेस यूज होते हैं, तो वो हमें हिंदी में सरल भाषा में समझाना है कि संस्कृति को ये नहीं कि अधूरा पदार्थ कहा जाएगा, कि संस्कृति को कभी भी संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, कि जो संपूर्ण नहीं है वो अपूर्ण है। बात वही है, वह हमेशा बदलती और विकसित होती रहती है, इनमें सतत रूप से। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं, हम कहते हैं ना कंटिन्यूसली या निरंतर रूप से या लगातार, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे सतत लिख दिया कि इनमें सतत रूप से नए तत्वों को जोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं। जैसे हमने अभी कहा था कि पहचान देती है, कहा जा सकता, ठीक है ना, ये रहती है, तो ये जैसे कहते हैं कि कंप्लीट सा सेंटेंस लगता है, कंटिन्यूस टेंस में नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इनमें सतत रूप से नए तत्वों को जोड़ा जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया आपका, ठीक है ना। अपूर्ण वर्तमान काल, अगर आप हिंदी में कहें काल की बात, तो वही है कि जो आपको दिया गया है, जो टेंस दिया गया है वाक्य में, आपको उसी अनुसार, ठीक है ना, अपना जो अनुवाद है वो भी उसमें परिवर्तन लाना है। फिर छोटा किया जा रहा है, पुनर्व्यवस्थित भी किया जा रहा है। यही चीज संस्कृति को क्रियाशील इकाइयों की भांति गतिशील बनाता है। ये चीज थी आपकी सही अनुवाद। आगे देखिए, अब जो हिंदी का आपको गद्यांश दिया गया था उसे आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना था, लेकिन मैं बताऊं ये भी कठिन नहीं था, ये बहुत सिंपल था। तो इसलिए कठिनाई का स्तर इस बार उतना ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन इसका ये सूचक हो सकता है कि अगली बार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आए। तो क्या था आपके पास कि विभिन्न प्रजाति के प्राणियों में तथा किसी एक ही प्रजाति के प्राणियों में भी समान ढंग की वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। वैयक्तिक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वैयक्तिक आपने उपसर्ग प्रत्यय सही से नहीं पढ़े तो आपको लगेगा यार इस शब्द का क्या अर्थ है, समझ ही नहीं आ रहा। तो पता होना चाहिए आपको व्यक्ति जमा इक, ये व्यक्ति से बना है। तो अगर आपको ये पता चल गया ये इसका मूल शब्द क्या है, आप अंग्रेजी में अनुवाद बहुत आसानी से कर लेंगे। तो वही है ना कि व्याकरण के सारे विषय जो है वो अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं। तो जैसे देखिए इसका अनुवाद क्या था अंग्रेजी का, कि सिमिलर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नताएं जो थी वो आ गया आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एज वेल एज इन एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस दैट देयर इज चार्म एंड ब्यूटी इन नेचर। अब क्या है देखिए, इसमें तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। आगे जब व्याकरण के प्रश्नों में जाएंगे तब आपको हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। जैसे फॉर अ मोमेंट इमेजिन सच अ वर्ल्ड अराउंड यू इन विच जस्ट इमेजिन हाउ द वर्ल्ड वुड लुक इफ ऑल द सब्जेक्ट्स वर ऑफ द सेम कलर, रेड और ब्लू और ग्रीन। और यहां पर एक जो चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो क्या है, स्पेलिंग्स। क्योंकि एक होता है जैसे कि ऑर्डर, एक होता है ऑडोर और एक होता है, ठीक है ना, आपका ऑडोर। तो एक ऑर्डर जो होता है कि आप किसी से आज्ञा लेते हैं या आज्ञा देते हैं, और एक आपका ऑडोर हो गया जहाँ पे OUR है, वो हो गया आपका स्मेल, महक। तो अगर एक शब्द इधर से उधर हो गया, स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो गई, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस चीज़ का आपको अनुवाद में सबसे अधिक ध्यान रखना है। फिर जैसे था कि इन ऑल लाइकलीहुड योर आंसर इज नो एंड नीदर वुड यू वांट टू लिव इन सच अ वर्ल्ड लाइक थिंग्स। अब यहाँ पे जैसे कॉमा लगाया है, इन चिन्हों का भी बहुत महत्व होता है। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमंस। Each person has a combination of different specialities. Variability or variation is a natural fact and individuals are no exception to it. अब हाँ, अगर आप ये लिख देते कि individuals are no exception to it की जगह there are no exceptions in individuals, वो इतना शायद सही नहीं रहता, ठीक है ना, वो फिर या फिर there are no exceptions to individuals, तो वो फिर मतलब कुछ और ही बन जाता उसका अर्थ। तो इसलिए छोटे छोटे से शब्द जो होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। आगे देखिए, हाँ अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो भाई, जिन्होंने भी हमारे मॉक टेस्ट पेपर लिए थे, हमारा कोर्स लिया था, उनको पता होगा इस चीज़ का महत्व। ये जो प्रश्न आया है आपको कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या आपको ये अंतिम पंक्ति से कुछ याद आ रहा है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, आ रहा है याद? तो जिन्होंने हमारे पेपर लिए थे मॉक टेस्ट पेपर्स, उनको याद होगा कि टोटल हमने आपको 5 मॉक टेस्ट पेपर्स दिए थे, जिनमें कि 2 मॉक टेस्ट पेपर्स में, पहले में भी और दूसरे में भी, यही वाली पोएम हमने आपको दी थी व्याख्या करने के लिए, और उसका पूरा उत्तर भी आपको लिख कर दिया था प्रसंग के साथ। प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ, शब्दार्थ, उसका जो विशेष अगर आपको बाई चांस लिखना हो
क्योंकि जैसे प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ तो कंपलसरी होता है एक तरह से, अगर आपको अच्छी व्याख्या लिखनी है। हमने आपको अपने वीडियोस में बताया भी था कि किस प्रकार से व्याख्या लिखनी है, और उससे भी महत्वपूर्ण हमने यही वाली पोएम दी थी आपको। तो देखिए, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कोई भी पोएम आपको उठाकर दे देते हैं, हम पहले देखते हैं कि किस तरह का आजकल ट्रेंड चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबको हमने एनालाइज किया हुआ है कि आजकल मतलब वीर रस से संबंधित कविताएं आ रही हैं, ठीक है ना, या फिर आपकी जैसे रौद्र रस से, हास्य रस से, श्रृंगार रस से, बहुत सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं कि अब इतनी बार ये आ चुका तो इस बार अब ये आ सकता है। वो सब चीजें एनालाइज करके देते हैं। और देखिए, आप खुद देखिए चमत्कार, जो हमने पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर में कविता दी वही सीधे सीधे पेपर में आ गई। 10 मार्क्स की थी ये, और 10 मार्क्स आप क्या समझते हैं कितने होते हैं? एक एक मार्क्स आपको हजारों बच्चों से कितनी आगे लेकर चला जाता है, लाखों बच्चों से आगे लेकर जा सकता है। तो यही होता है इंपॉर्टेंस मॉक टेस्ट पेपर्स को चुनने का, उन्हें हल करने का, उन्हें सीरियसली लेने का। तो जरा देखिए, अब अगर मैं इसकी कविता मतलब उत्तर अब मैंने आपको आगे दिया हुआ है, लेकिन पहले इसे समझे कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे म फिर प बार बार ना एक एक वर्ण जो है वो रिपीट किया हुआ है। विवेक है, प्रसिद्ध एक है, बहाय भेद है, वेद है, व्यथा हरे मरे। तो क्या है कि जो वर्ण है उनकी पुनरावृत्ति है, और इसे क्या कहते हैं हमने आपको बताया था व्याख्या में, अलंकार, काव्य रस, काव्य गुण, इन सभी का बहुत महत्व होता है। कि जैसे आप मतलब एक्सप्लेनेशन तो लिख देंगे, लेकिन उन्हें तर्कों के साथ लिखना आवश्यक है। उसमें अलंकार और काव्य रस छांटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्याख्या में अगर आपको 10 में से 6 मार्क्स मिल रहे होंगे ना, या आपको 10 में से 8 मार्क्स दिलवा देगा। तो इसलिए ये देखिए, जैसे यहाँ पे वर्णों के रिपीट होने के कारण अनुप्रास अलंकार था सबसे पहले, तो जो इसकी विशेषता थी। उसके बाद क्या था कि जैसे देखिए, फलानुसार, स्वयंभू, बंधु, विवेक, प्रमाणभूत, ठीक है ना। अधिकतर आपने देखा होगा कि यहाँ पे तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब जो शुद्ध मानक जो हिंदी है, तो तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्दावली से सुसज्जित है ये। तो एक आपका पॉइंट ये था। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको व्याख्या में, मीनिंग में बहुत कुछ समझ में नहीं भी आ रहा ना, ये 3-4 पॉइंट अगर आप स्टार्टिंग में जोड़ देंगे ना, अब मैं गारंटी आपको देती हूँ कि 2-3 मार्क्स आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं। इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। फिर अगर आपने व्याख्या सरल भी लिखी हो ना, तो टीचर इंप्रेस हो जाता है पहले। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं इसके अर्थ पर। पहले तो अगर, हाँ, इसमें एक और चीज मुझे आपको बतानी थी। जैसे ना ये अंतिम पंक्ति पढ़िए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर मैं कहती हूँ आपको पूरी की पूरी कविता नहीं भी समझ में आ रही, केवल अंतिम पंक्ति से समझ में आ रही है ना, उसमें तो कोई कठिन बात नहीं है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब कि यहाँ पर एकता, भाईचारे का जो भाव है वो बताया हुआ था। तो अगर आपको बाई चांस ऊपर, ठीक है ना, मीनिंग ज्यादा ना क्लियर हो, तो मैंने आपको क्या कहा था कि पोएम में एक जो भाव है, मुख्य भाव, वो आपको समझना है और उसके ऊपर छोटा सा निबंध लिखकर आ जाना है। वहां पर आपकी व्याख्या में आपको 10 में से ना 7 मार्क्स मिल जाएंगे यूं ही। कोई आपसे नहीं पूछने आ रहा कि इसके शब्दार्थ लिखिए, क्या दिखा है कि पद्यांश की व्याख्या कीजिए। वो तो क्या होता है कि जब आप प्रसंग, व्याख्या और ये भावार्थ, ये जो 3 चीजें जब आप लिखते हैं ना, तो वो एक परिपूर्ण जो है वो व्याख्या मानी जाती है। लेकिन अगर आपको बाकी चीज ना पता चले, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि अगर आपको एक पंक्ति समझ में आ रही है कि इस कविता का भाव क्या है, किस अर्थ में ये कविता लिखी गई है, क्या सोच के कविता लिखी गई है, उसके ऊपर एक छोटा सा निबंध लिख के आ जाइए। और इसमें निबंध कितना लिखना है? 100 शब्दों का। वो ये सबसे पहले वाले 350 शब्दों का नहीं, केवल और केवल 100 शब्दों का। और इसमें तो क्या करना है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स भी नहीं लिखनी है, सिर्फ फिलॉसफी झाड़नी है। फिलॉसफी तो झाड़ सकते हैं ना, कि एकता भाईचारे के ऊपर निबंध लिख के आ जाइए छोटा सा, वहीं आपका ये काम सारा खत्म हो जाएगा। व्याख्या में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्या बुराई है इसमें। फिर भी अब देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कि यहां पर क्या था कि बड़ा विवेक मतलब कि बुद्धि, यही सबसे समझदारी की बात है कि जो मनुष्य है वो बंधु हैं आपस में, भाई बंधु। यही सबसे बड़ी समझदारी है, ये समझना कि हम सब भाई बहन है भाई आपस में, मतलब कि हम सब एक हैं। मतलब भाई बहन मत कहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कह ही सकते हैं ना कि हम सब एक हैं, ठीक है ना। एकता का भाव है हमें, तो हमें एक दूसरे के साथ ही जुड़कर रहना है, प्रेम से रहना है, सद्भावना से रहना है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है, और हम सबके पिता जो हैं, हम सबको जन्म देने वाले एक हैं, इस सृष्टि के रचयिता। हम सब उसी की संतान है। हम क्यों कहते हैं कि हम इस जाति से हैं, हम इस प्रदेश से हैं, हम ये भाषा बोलते हैं, इस मतलब विविधता का होना अच्छा है, उसको गौरव के रूप में लीजिए, उसको ईर्ष्या, द्वेष, मतलब जलन, उस रूप में मत लीजिए। हिंसा का कारण मत बनाइए, उसे अहिंसा का कारण बनाइए, प्रेम का कारण बनाइए कि हम इतने अलग अलग होते हुए भी सब एक हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चीज को अच्छे से लीजिए। अब मैंने आपको यह भी कहा था कि इसमें एक छोटा सा उदाहरण भी आपको देना है। तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, पेड़,
पेड़ में कितनी विभिन्न विभिन्न शाखाएं होती हैं, उन सभी शाखाओं में कितने विभिन्न विभिन्न पत्ते होते हैं। कोई पत्ता छोटा है, कोई पत्ता बड़ा है, कोई शाखा ऊपर है, कोई शाखा नीचे है, लेकिन सभी जो हैं वो एक ही तने से जुड़े हुए हैं। सभी की जो जड़ है, सभी का जो मूल है वो एक है। यही जो उदाहरण है, अगर आप व्याख्या में दे देते थे वहीं पे आपका काम खत्म। बस इतना करना होता है व्याख्या में। अब जैसे फलानुसार कर्म के अवश्य भाय भेद हैं। भाय मतलब बाहर से, कि जैसे अपने कर्मों के अनुसार डिफरेंट हो सकते हैं आप सभी अलग अलग। कि जैसे कोई शिक्षक का कार्य करता है वो भिन्न है, कोई डॉक्टर का कार्य करता है वो भिन्न है, कोई गोलगप्पे बेचने का काम करता है वो भिन्न है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कोई लोहे का काम करता है वो अलग है। तो सभी काम के अनुसार तो भिन्न है, लेकिन ये विविधता को आप कितने सकारात्मक रूप से दिखाते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। फिर परंतु अंतरैक्य में, अंतर मन में प्रमाणभूत वेद हैं। वेद है मतलब कि सबको जोड़ा हुआ है, कि प्रमाण कि मतलब ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम सब में जो एक भाव है, जैसे भारत की संस्कृति में हम ले कि सभी में प्रेम की भावना है। अगर कहीं पर भी जाकर हम किसी से प्रेम से बात करते हैं ना, आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चीज़ फेमस है, कि पक्का ये इंडियन होगा। ये चीज़ होती है कि हमारे अंदर जो भाव हैं, हमारे अंदर जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है वही हमें जोड़ती है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। व्यथा हरना अर्थात समस्या को दूर करना, उसके कष्टों को दूर करने का एटलीस्ट प्रयास करना। तो अनर्थ है कि अगर मतलब हम भाई बहन होते हुए भी, मतलब सब एक होते हुए भी, एक ही परिवार के होते हुए भी अगर एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे फिर तो व्यर्थ है, उससे बेहतर तो हम अकेले ही हैं। तो इसलिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसलिए चाहे हम विदेश में, और यहाँ पे हम केवल भारत की बात नहीं करें, समुचित विश्व की बात कर रहे हैं, कि चाहे मेरे सामने किसी भी और देश का हो, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। एटलीस्ट हम दोनों को एक चीज़ जो जोड़ती है वो है इंसानियत। तो इसलिए हमें हर तरीके से दूसरे से जुड़ाव महसूस करना चाहिए, और उसी के नाते हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरों में प्रेम बांटना चाहिए। बस इतना सा इसमें दिया गया था। तो वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में ना भी बताऊं तब भी प्रसंग क्या था, कि दी गई पंक्तियों में कवि ने अत्यंत ओजस्वी रूप से मनुष्यों में एकता के भाव को सही अर्थ में समझाने का उत्कृष्ट प्रयास किया है। अब क्या है देखिए, कुछ कुछ जो पंक्तियां हैं ना, उन्हें तो कुछ आप याद ही कर लीजिए। जैसे कि अगर बहुत अच्छा लिखे ना तो आप उसे कह सकते हैं उत्कृष्ट प्रयास किया है ये चीज़ को समझाने का। ये अगर आप प्रसंग केवल 2 पंक्तियों का होता है, जिसमें कि आप कविता को मतलब कि एक ट्रेलर दे देते हैं 2 पंक्तियों में कि इस कविता में बेसिकली दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे बस वही बताया कि एकता के भाव को सही अर्थों में समझाने का प्रयास किया है। क्या मुश्किल था इसमें। फिर व्याख्या देखिए, अब अगर मैं एक एक करके पूरी की पूरी व्याख्या पढ़ूंगी, ठीक है ना, तब तो आपको लगेगा भाई बोर हो जाएंगे आप। तो कोई बात नहीं, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। कि जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। फिर कि लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। फिर अब ऐसे भाई के होने का क्या फायदा जो जरूरत पड़ने पर दूसरे भाई या मनुष्य की सहायता न कर सके। ये मतलब कोर पॉइंट्स। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उदाहरण जो मैंने दिया था कि मनुष्य एक पेड़ के असंख्य पत्तों के समान है। ये देखिए यहाँ पर कि जो विभिन्न शाखाओं पर अवश्य विद्यमान है, विविध स्तरों पर स्थित है। स्तर मतलब कि जैसे कोई शाखा ऊंची है, कोई शाखा नीची है, तो क्या एक शाखा जो है वो ब्रांच कि एक ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच से अहंकार करने लगे, जलने लगे, तब तो सारी शाखाएं आपस में लड़ेंगी और पेड़ जो है वो धराशायी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम सभी मनुष्य हैं भाई, अगर हम आपस में इस प्रकार लड़ते रहेंगे तो मनुष्य का तो नाश होगा ही होगा, पतन होगा ही होगा। तो बस उसी को देखिए, मैंने यहाँ तक ना कितना पहली 5-6 पंक्तियां जो हैं उसी में पूरी मैंने निपटा दी। उससे आपकी व्याख्या लंबी भी लगेगी और एक छोटा सा उदाहरण था, क्या मुश्किल था इसमें करना। फिर जैसे कि परंतु मनुष्य इस भिन्नता में ईर्ष्या और क्रोध का भाव ढूंढ लेता है कि हम भिन्न भिन्न हैं और कभी प्रसन्न नहीं रह पाता। यह नकारात्मक भाव समाज में बैर, द्वेष और हिंसा के कारण बनते हैं। तो वही मैंने कहा ना, आपको मुख्य भाव जो है कविता से या गद्यांश से वो छांटना है और उस मुख्य भाव के आधार पर एक छोटा सा लघु निबंध आपको लिख देना है। आपको व्याख्या में केवल और केवल इतना करना है। आगे देखिए, जैसे कि अब भावार्थ क्या था। जब हम ये सारा कर लेंगे, मेन होता है भावार्थ, कि जैसे कवि ने संक्षिप्त रूप में यह समझाने का प्रयास किया है कि समर्पण एवं आत्मीयता का भाव ही मनुष्यता को सही अर्थों में संबोधित या परिभाषित करता है। कि मनुष्यता का अर्थ क्या है, समर्पण और आत्मीयता, दूसरों से प्रेम का भाव, समाज में सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने में ही जीवन का सच्चा आनंद और वास्तविक उद्देश्य निहित है। और इसमें विशेष क्या था, अब ये देखिए, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, इसे लिखिए ना लिखिए, समय है तो अवश्य लिखिए अगर आपको समझ में आए। कि जैसे पंक्तियां वीर रस एवं ओज गुण से सुसज्जित हैं,
अनुप्रास अलंकार की प्रधानता एवं तत्सम शब्दावली काव्य सौंदर्य का प्रमुख केंद्र है। अब जब टीचर इसको देखेगा ना, वो मतलब कि अगर व्याख्या में थोड़ी बहुत कमी रह भी गई ना, वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो बस ये चीज़ें होती हैं जो आपको मार्क्स गेन करने में मदद करती हैं। फिर शैली अत्यंत प्रेरणात्मक और भावात्मक थी कि आपको मोटिवेट भी कर रही थी और इमोशनल भी थी। बस यही चीज़ें तो ऐड करनी होती हैं। आगे देखिए, इसमें समय लग रहा है, व्याकरण में समय नहीं लगा, वो जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन हम पेपर को सीरीज वाइज ही कर रहे हैं। जैसे कि आपने पेपर पहले से पकड़ा होगा तो एक एक करके आप देख रहे होंगे। अब अगला था गद्यांश कि यदि समाज में, ये भी 10 मार्क्स का था, देखिए कितने मार्क्स का होता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है। अब कवि क्या चाहता है ये बताइए। कवि तो आपने देखा होगा, पोएम्स पढ़ी होंगी, या तो प्यार मोहब्बत पर होती हैं, या फिर राष्ट्र भावना पर होती हैं, या मनुष्यता पर होती हैं कि हमें कैसा एक आदर्श जीवन। तो बेसिकली हमने कविता में क्या देखा है कि जब हम सोचते हैं अच्छा या किसी के दुख को दिखाते हैं हम, तो वो इमोशनल होते हैं, जो कि एक्चुअल में जैसा हम चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? तो उसी चीज़ के ऊपर मतलब लग रहा है। अभी तो मैंने पहली पंक्ति पढ़ी है और उसी के ऊपर मैंने बता दिया। तो देखिए, अब यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है, तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत ना पड़ती। प्रजापति अब कौन थे, याद है आपको? प्रजापति जी हमारे, अगर आपने, मैंने आपको कहा था ना हिंदी की तैयारी करनी है, थोड़े से मैथोलॉजिकल सीरीज देखने हल्के से प्रारंभ कर दीजिए। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी हिंदी जो है शुद्ध होती है, हिंदी नए नए हिंदी शब्दों का आपको पता चलता है, तत्सम तद्भव की तैयारी होती है आपकी, और साथ ही साथ आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। तो जो प्रजापति जी है ना, वो हमारे शिवरात्रि आने वाली है ना, शिवजी जी के ससुर थे वो, ठीक है ना जी, शिवजी जी के ससुर थे और माता सती के पिता थे। वो क्या थे, ब्रह्मा के पुत्र, और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये कार्य सौंपा था कि आप सृष्टि की रचना करें। तो प्रजापति दक्ष ने अपने अनुसार सृष्टि की रचना की, ठीक है ना। और उसमें फिर अब क्या है कि वो तो अपने अनुसार पूरे वो कड़े नियम बनाते हैं कि नहीं भी ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, इसको ये करना है, इसको वो करना है, ठीक है ना। तो अब कवि भी क्या करता है, वो एक आदर्श जो है वो जीवन में प्रस्तुत करता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में मानव संबंध ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, रियलिटी बहुत ही डिफरेंट सी होती है, ठीक है ना। उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही है कि मनुष्य को भी इतना आदर्श वो क्यों दिखाना पड़ता है कविता में, क्योंकि जो मानव संबंध है उसमें इतना कुछ मतलब कि जो असंतोष रहता है कि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते कुछ भी मिल जाए। तो इसलिए कवि, यानी कि यहाँ पे कवि का मतलब पता है क्या है, साहित्य से जोड़ा गया है कि जो साहित्य है जीवन में, कविताएं, और ये लेखक की एक, जैसे कहते हैं ना, कर्तव्य बन जाता है, एक कवि का, एक लेखक का कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने लेखन के माध्यम से लोगों को सचेत करे कि आपको मानव संबंध जो है वो सुधारने हैं। मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। ये देखिए आ गई मुख्य लाइन। मैंने आपको कहा था ना कि आपको पैसेज में या पोयम में एक लाइन छांटनी है और उस पर छोटा सा निबंध लिख डालना है। गद्यांश में भी वही करना था आपको। जैसे मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है, तो प्रसंग में आप केवल और केवल एक लाइन लिख सकते थे। कहाँ पे, कि जैसे कि आपका मानव संबंध, जो मानव के संबंध है, और साहित्य दोनों में क्या रिलेशन है। बेसिकली आपको इसके बारे में पूरा पैसेज लिखना था, व्याख्या लिखनी थी। बाकी जो है ऊपर नीचे उन्हें आप लिखिए ना लिखिए। और स्टूडेंट्स एक गलती क्या करते हैं, यहाँ पर जो शब्द है ना, बस बार बार वो वही शब्द लिखते रहते हैं। अरे कौन आपको कह रहा है, क्यों आपको ये दिखाना है कि हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई? छोड़िए ना उसे। आपने बस एक भाव पकड़ा कि मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है, मतलब कि जो ये कविता लिखी जा रही है, जो निबंध उपन्यास लिखे जा रहे हैं, ये आपके जीवन से ही लिए गए हैं। और ये साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वो मनुष्य को एक आदर्श रास्ता दिखा सके, प्रेरणा दे सके। अब आपको याद हो, जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे शहीद भगत सिंह, ठीक है ना, जब भारत पराधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, तब जो क्रांतिकारी थे उन्होंने नारे दिए, ठीक है ना, कविताएं लिखी। भगत सिंह जी ने भी कविता लिखी तो राष्ट्रभक्ति के ऊपर। तो वो क्या चीज़ थी, वो साहित्य था कि वो लोगों को प्रेरणा देता है। अब जैसे इतनी शायरी वगैरह पढ़ते रहते हैं, इतनी कोटेशन वगैरह पढ़ते रहते हैं आप सोशल मीडिया पर, वो क्या चीज़ होती है, वो यही तो होती है, वो साहित्य है। जो भी आप लेखन का कार्य करते हैं, कला, जो पिक्चर्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं या पोएम्स होती हैं, ठीक है ना, वो लोगों में चेतना जगाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, वो लोगों को एक साथ लाती हैं। तो ये वही चीज़ है। तो इससे ये मतलब साहित्यकारों का इसलिए कर्तव्य बन जाता है कि वो लोगों को साथ में लाने का काम करे, या फिर जो हमारी रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ने का काम करे, नवीनीकरण पर आगे आए कि जो सही है उसका साथ दे। अब जैसे इन मानव संबंधों को की दीवार से ही हैमलेट की कभी सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। क्या मतलब ये हेमलेट, शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी, कौन सी ट्रेजेडी? इसमें कंफ्यूज होने से बेहतर वही था जो मैंने आपको बताया कि उस एक पंक्ति को पकड़ें, उसमें लॉजिक समझें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उस आधार पर अपनी व्याख्या करें। उसी प्रकार से जैसे ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे,
सींचे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो उठता है। ये देखिए अब यहाँ पर है कि आपको पता है कि जैसे इतनी रूढ़िवादी सोच है कि भाई तुम्हें क्या कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो जब कवि इन चीज़ों को देखता है या लेखक इन चीज़ों को देखता है तो वो अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से ये मतलब सामने लाता है। जैसे आप मूवीज देखते हैं, आपने देखा नहीं, कोई भी नई सोच आती है, ठीक है ना। अब जैसे इतने सारे स्वच्छ भारत अभियान बना था, ठीक है ना, शुरू हुआ था, उसके ऊपर मूवी बन गई फटाफट। वो क्या है, लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करता है। तो जैसे लोगों को लगता है कि अब ये चीज़ तोड़ने का समय आ गया है, वो नए आधुनिक समय में जीने का प्रयास कर रहे हैं, ये इन पिंजरों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे कवि का प्रजापति रूप स्पष्ट हो जाता है कि क्यों वो आदर्श जीवन को लेकर जो है वो कविताएं बनाते हैं। वह समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहक से क्षुब्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। अब दृष्टा, नियामक, दृष्टा मतलब होता है दर्शक जो चीज़ों को देख रहा है, नियामक जो नियम बनाने वाला है। तो कवि इन सब चीज़ों को देख रहा है और इन्हीं के आधार पर, ठीक है ना, वो लोगों में जो गुस्सा भरा हुआ है, क्षुब्ध और रुद्ध स्वर कि जो लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, उसी को सामने लाने का जो साहित्यकार है वो प्रयास करता है। तो बेसिकली इसका जो अर्थ था वो ये था। अब देखिए हमने इसके जो मतलब व्याख्या है वो कैसे की है, और वही मैं ये शॉर्ट में जस्ट बताऊंगी, वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो जैसे है कि प्रसंग, दी गई पंक्तियों में लेखक ने कवि का उदाहरण लेते हुए एक समृद्ध साहित्य के सही कर्तव्यों और उसके महत्व को दर्शाने और यह सब साधारण जन को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ समाज और कला के मध्य संबंध का भी चित्रण किया गया है। कला लिखिए या साहित्य लिखिए। फिर शब्दार्थ, यहाँ मैंने शब्दार्थ भी आपको बताया था, वहां पे पूछा नहीं गया निर्देश में, लेकिन अगर आपको लगता है कि 3-4 वर्ड डिफिकल्ट और आपको उनका अर्थ पता है तभी लिखिए, नहीं तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है शब्दार्थ, ठीक है ना, नॉट कंपल्सरी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पूछा नहीं कि आपसे पूछा जाए तो एक अलग बात है। नायब तहसीलदार के पेपर में जैसे बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए, वहां पर तो लिखना पड़ेगा। फिर व्याख्या क्या है कि जैसे इसमें लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। वही जो मैं कह रही थी कि मतलब साहित्यकारों को सचेत किया कि जो लोगों का स्वर है वो आप ही को उठाना है, ये आपकी कर्तव्य, आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी है। और यही सब जो है कि प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए लेखक कहते हैं कि कवि को जैसा अच्छा लगता है वह वैसा ही संसार को बदल देता है। इंसान तो क्या, वो भगवान को भी बदल देता है कि मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान मतलब कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो अटखेलियां कर रहे हैं, इस प्रकार से। बाकी तो ये देखिए इतनी बड़ी जो है मतलब कि व्याख्या हम लिख ही रहे हैं कि प्रजापति ने जिस समाज को बनाया है उसमें असंतुष्ट होकर एक नवीन समाज बनाना एक कवि या साहित्यकार का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसका परम कर्तव्य भी। तो वही कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, कि एक कवि जिन रेखाओं और रंगों के माध्यम से चित्र का निर्माण करता है, वे रेखाएं और रंग उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे होते हैं। यानी कि ये अब यहाँ पे रंग और रेखाओं का मतलब क्या है कि जो वह अपने आसपास लोगों का भाव देखता है, लोगों का चरित्र देखता है, ठीक है ना, उनके कार्यों को देखता है, उसी आधार पर वो अपनी रचना करता है। तो यही सब करने के बाद अब ये देखिए इसकी व्याख्या थोड़ी सी लंबी हो गई थी कि जैसे अब कविताओं, नारों, ठीक है ना, और यहाँ से पढ़िए देखिए इसे कि कोई भी साहित्य जीवन का प्रतिबिंब रहकर उसे समेटने, संगठित करने और परिवर्तित करने का अजेय अस्त्र बन जाता है। इतिहास में भी साहित्य ने यही भूमिका पूरी की। इतिहास क्या था वो देखिए, कविताओं, नारों और प्रेरणात्मक लेखों द्वारा ही कवियों, क्रांतिकारियों, राजनेताओं ने अंग्रेजी राज्य तथा सामंती अवशेषों पर प्रहार किया था। किस प्रकार से किया था? जैसे मैंने आपको भगत सिंह जी का उदाहरण दिया था, नेताजी ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी आपका साहित्य ही है, ये भी आपकी एक रचना ही है, जिससे कि लोग जो है वो उस चीज़ को समझें, सभी अपने भावों को उससे जोड़े, इमोशनली अटैच हो और उसी प्रकार एक अच्छे मार्ग की ओर चल पड़े। ये होता है साहित्य का महत्व और ये साहित्यकारों की जिम्मेदारी है, कवियों की, लेखकों की, ठीक है ना, कला की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के अंदर बसी होती है तो वो लोगों के अंदर के जो इमोशंस हैं उन्हें बाहर निकाले, समझाए उन्हें। फिर जैसे बाकी सारा तो वही है कि अपितु वह ऐसी प्रेरणा का खंडन करता है कि जो सीमित दायरे में जीवन को नष्ट कर देने की प्रेरणा देता है। अब जो मानव संबंध होते हैं, मानव बंधन जो होते हैं, वहाँ पे तो कितना है हमारे पास, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, लेकिन जब आप पिंजरों को तोड़ेंगे तभी तो आप खुले आसमान में उड़ पाएंगे, नहीं तो पंख वहीं पर टूट जाएंगे। तो यही सब जो है यहाँ पर लिखना था आपको। और भावार्थ देखिए हमने क्या लिखा है कि लेखक जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान युग में भी मनुष्य संबंधों के पिंजरे में पक्षी के समान बंदी है। वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, गगन में उड़ान भरने के लिए व्याकुल है। जो आपको अंतिम पंक्तियां दी हुई थी वही सब है कि जैसे वे लोग धिक्कार के योग्य हैं जो पिंजरे को तोड़ने की अपेक्षा उसे रूढ़िवादिता से मजबूत कर रहे हैं।
वे लोग ना तो दृष्टा है ना ही सृष्टा, कि ना तो मतलब कुछ देख रहे हैं ना ही कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्हें धरती से और मानव से प्रेम है, उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है, उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। प्रजापति कवि की परंपरा अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। तो ये थी बेसिकली आपकी व्याख्या। और विशेष क्या था कि लेखक ने कला के संबंध में विद्वानों के विचार प्रस्तुत किए हैं, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग इस गद्य की भाषा को सरल और रोचक बनाता है। तो ये आपका विशेष था। और फिर वही चीज़ कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लिखिए ना लिखिए, इट्स योर चॉइस। आगे देखिए, अब चलिए अब आगे व्याकरण। ये तो बहुत जल्दी जल्दी होगी, व्याख्या में थोड़ा समय लग गया था। तो अब जैसे था मुहावरे, अब मैंने आपको कहा था मुहावरे तो हमेशा आते ही आते हैं। वैसे मैंने कहा था कि मिनिमम 5 मार्क्स के, इस बार 4 मार्क्स के आ गए थे। तब जैसे, और इसमें क्या था, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। याद है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन की हमने आपको कितनी तैयारी करवाई थी। और मुहावरे लोकोक्ति क्या होते हैं, आपके जीवन से ही संबंधित होते हैं। तो बस फटाफट देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब कि वैसे तो आप खुद तो समर्थ है नहीं, लेकिन जिद पे पूरे अड़े हुए हैं। लेकिन इसका वो भी अर्थ नहीं था, इसका ये था कि वैसे तो मूर्ख है लेकिन धनवान है। ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सील, कि मतलब ये प्रॉब्लम तो आपको किसी बड़े से हुई, ठीक है ना, लेकिन आप उस गुस्से में छोटी चीज को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कि बलवान से मतलब टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है तो कमजोरों को परेशान कर रहे हैं आप। उसी प्रकार टोपी उछालना, आई गेस ये वाला तो बहुत ही सिंपल था। टोपी उछालना, इसका अर्थ क्या होता है, बेइज्जत करना, अपमान करना, अनादर करना। माथे पर शिकन ना आना, हम कहते हैं ना, इतना कुछ हो गया तुम्हारे माथे पर शिकन भी नहीं आई, एक शिकन तक नहीं आई, मतलब कि कोई प्रभाव ना पड़ना। तो इनका देखिए सभी का ये अर्थ क्या था कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो धनवान हो, शक्तिशाली पर बस नहीं चलता तो कमजोर को परेशान करना, निरादर या अपमान करना और कोई प्रभाव ना पड़ना। अब आपकी सहूलियत के लिए हमने इसके वाक्य भी बनाए हुए जिससे आपको एक आइडिया लग जाए सेंटेंस फॉर्मेशन की कि कैसे कैसे वाक्य आप बना सकते हैं। कि जैसे पहला है, जब सेठ ने भिखारी को दान में 1000 रुपए दे दिए तो मैं समझ गया कि सेठ आंख का अंधा गांठ का पूरा है। अब यही अगर सेठ की जगह मैं कहती कि जो रीटा है, रीटा के लिए अगर मैं ये देती तो मैं क्या कहती, रीटा जो है वो आंख की अंधी गांठ की पूरी है। तो देखिए मुहावरा या लोकोक्ति जो है वो वाक्य निर्माण के अनुसार बदल जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर शक्तिशाली पर बस नहीं चलता तो कमजोर को परेशान करना, तो इसका वाक्य जैसे कि अपने मालिक से दिन भर जली कटी सुनने से क्रोधित हुआ मोहन घर आकर अपने बीवी बच्चों को ही पीटने लगता है, उसका तो वही हाल है कि ठोकर लगी पहाड़ की, घर की तोड़े सील। फिर था निरादर या अपमान करना, कि बुरी संगत में पड़कर आज श्यामलाल जेल में है, उसने तो अपने पूरे खानदान की टोपी उछाल दी, इस प्रकार से। और अंतिम, कोई प्रभाव ना पड़ना, मतलब माथे पर शिकन ना आना। इतने कठिन समय में भी देश के रक्षा मंत्री के माथे पर शिकन तक ना आई और सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने इस समस्या को समय रहते शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा भी दिया। तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद के प्रश्न देखिए। और आपने एक चीज नोटिस की, इतने सारे ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं, अभी तो आगे देखिएगा, ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन पेपर है ही है, लेकिन चाहे थोड़े थोड़े मार्क्स है, लेकिन टॉपिक सारे कवर किए हमें। मतलब कौन सा टॉपिक छोड़ेंगे, अब बार बार कहते रहते हैं ना कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तब देखिए संधि विच्छेद हमने आपको ट्रिक्स भी बताई थी छोटी छोटी। जैसे शाकाहारी, इसमें 2 शब्द आपको अलग करने होते हैं, 2 शब्द अलग कर लिए, आपका संधि विच्छेद अपने आप सही हो जाता है। शाकाहारी में शाक, शाक जो होता है उसका मतलब क्या होता है, शार्क नहीं शाक है ये। शाक मतलब होता है सब्जी, और आहारी मतलब कि खाने वाला। तो शाक जमा हारी, आहारी, शाकाहारी। तो यहाँ पे कौन सी थी आपकी दीर्घ स्वर संधि थी यहाँ पर, ठीक है ना, कि अ जमा आ। फिर था आपका मध्यावधि, अब आ, फिर वही दीर्घ स्वर संधि कि मध्य जमा अवधि। फिर था आपका सहानुभूति। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सहानु जमा भूति, ऐसा नहीं, आपको समझना है उसका अर्थ क्या है। यहां पर आएगा जैसे सह जमा अनुभूति, तो यहां पर भी आपकी दीर्घ स्वर संधि ही थी। और देखिए क्या आएगा इसका, आपका सह जमा अनुभूति। और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, कि सह मतलब कि साथ में, जैसे सहचर, सहकारी, सहयोग, तो साथ में। और अनुभूति मतलब कि उस चीज का एहसास होना। सहानुभूति मतलब कि आप अगर किसी को सहानुभूति देने जाते हैं, मतलब कि अगर जैसे वो थोड़ा बुरा फील कर रहा है तो आप भी उसके साथ थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा दुख व्यक्त करें उसके साथ, मतलब उसके इमोशंस को फील करके उसको थोड़ा सा काम करें। फिर वही चीज अधिकाधिक, अधिकाधिक में भी आपकी दीर्घ स्वर संधि ही थी, मतलब कि पहले 4 शब्दों में आपकी दीर्घ स्वर संधि थी। तो यहां पे क्या आएगा आपका अधिक जमा अधिक। इसमें क्या कठिनाई थी बताइए, अधिक जमा अधिक, अ जमा अ, आ बन गया।
फिर देखिए महाशय, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती थी कि महाजमाशय, ऐसा नहीं था। अगर ये होता तब तो इसमें संधि विच्छेद ही ना होता, क्योंकि अगर महाजमाशय आप करते ना तो स्वर में कोई परिवर्तन आया, ना व्यंजन में कोई परिवर्तन आया, ना ही अलग से कोई ओ या ऊ की मात्रा बनी। तो इसलिए संधि विच्छेद में महाजमाशय तो कभी हो ही नहीं सकता था। इसमें क्या था आपका महा जमा आशय। आशय होता है अर्थ कि उसका आपका आशय क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है आपका, और महा कि मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो महाशय यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था महाजमा आशय। फिर परीक्षा, और इसमें भी आपका क्या था परी उपसर्ग मैंने कितनी बार कहा है ये आपको याद रखना है। और इसमें ईक्षा, अब यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा आनी थी, ये आपको ध्यान में रखना था। फिर परोपकार, अब इसमें ओ की मात्रा जो है यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो विसर्ग संधि लगाते हैं, पर जमा उपकार, जो कि गलत था। यहाँ पे क्या ना था, गुण संधि आनी थी, पर जमा उपकार। ये देखिए तो अ और उ मिलकर ओ की मात्रा बन जाते हैं गुण संधि में। ये था आपका। फिर था भगवद गीता, इसमें आपकी व्यंजन संधि थी, जैसे कि द यहाँ पर आपका आधा आया हुआ था, तो ये क्या था आपका त आधा आना था, भगवत, भगवत जमा गीता, भगवद गीता, त का द बन गया। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि। तो ये देखिए इसके उत्तर वैसे लिखे में पीछे छिप गए, शाक जमा आहारी, मध्य जमा अवधि, सह जमा अनुभूति, ठीक है ना। और आपका जैसे महाजमा आशय, और ये अगर मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। अच्छा वैसे तो हाँ हमने सॉरी आपके लिए वो भी अवेलेबल करवाई है, पीडीएफ अवेलेबल करवाई हुई है। तो जिनको अगर वीडियो में कोई कमी रहे मतलब कोई कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको सारा रिटर्न में सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपके आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द भी देखिए इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, याद रखिए। जैसे अनाहूत, अधम, उन्नत, मोस्टली 99.9% हमने आपको करवाए हुए थे। आई गेस जो एक रह गया था शायद से उपमान। वैसे तो उपमान का उपमेय भी हमने आपको बताया था, लेकिन उपमान का उपमेय इतना बेहतर नहीं होता जितना अनुपम होता है, क्योंकि उपमान मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसकी तुलना की ना जा सके, यानी कि अनुपम, वो चीज़ थी। तो अनाहूत का आहूत, इसमें अन उपसर्ग था, ठीक है ना। फिर इसलिए अन जमा आहूत अनाहूत। अधम, अधम ये कुछ स्टूडेंट्स इसे धर्म के साथ जोड़ देते हैं, तो अधम का वो लिख देते हैं धर्म, जो कि गलत था आपका। अधम का आना था आपका क्या, अधम का याद करिए, क्या करिए, मतलब क्या बोला था हमने आपको, याद करिए इस चीज का। फिर उन्नत, ठीक है ना। अवनत, उन्नति अवनति होता है ना, तो उन्नत का अवनत, ठीक है। फिर उपमान अनुपम। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ क्या होता है, सबसे बड़ा भाई। अब आपको याद होगा मैंने अग्रज, ठीक है ना, और ज्येष्ठ में आपको अंतर बताया था। क्या था अंतर, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। अब बड़ा भाई तो जैसे अर्जुन के बड़े भाई भीम भी थे, लेकिन उनके जो ज्येष्ठ थे, ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा भाई, वो युधिष्ठिर थे। तो वही चीज है कि ज्येष्ठ का आएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब जो सबसे छोटा भाई है, जैसे कि ये आपका कौन था, नकुल सहदेव, तो वो आपका कनिष्ठ था। और अनुज क्या होता है, जो आपसे छोटा हो, फिर चाहे वो सेकंड या थर्ड नंबर का क्यों ना, जो आपसे छोटा हो, ये चीज होती है। फिर था मित व्यय, मित व्यय से बना है ये शब्द। व्यय मतलब होता है खर्चा करना, मित व्यय मतलब कि खर्चा आप करना अच्छा लगता है तो ज्यादा खर्चा करते हैं, तो जो कम खर्चा करता है अपव्यय। फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या होती है, जो चीज आपकी हैबिचुअल है, मतलब आप उसमें लगे हुए हैं, और उससे क्या होता है जैसे आपको सेवा निवृत्त किया जाता है, निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति। क्षणिक जो पल भर में हो और जो हमेशा के लिए हो, शाश्वत। तो इसका सही उत्तर ये देखिए, अनाहूत का आहूत था, अधम का उत्तम, ठीक है ना। फिर उन्नत का अवनत, उपमान का अनुपम, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, मित व्ययी अपव्ययी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, जैसे मित व्ययी में य को बड़ी की मात्रा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं पेपर में य को छोटी की मात्रा लिख कर आ जाते हैं। क्या ये चीज सही थी, बिल्कुल नहीं। जो चीज आपको दी गई है वो आपकी कभी गलत नहीं होनी चाहिए। फिर आपका प्रवृत्ति निवृत्ति क्षणिक शाश्वत, ये क्लियर था। और देखिए फटाफट वाक्यांश के लिए एक शब्द, चार थे और बहुत ही सिंपल थे जो हमने आपको बताया, जैसे कि जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित, जो कम बोलता हो, ठीक है ना, जैसे कि अपभाषी, ठीक है ना। और जैसे पूर्व में हुई हानि की भरपाई, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति नुकसान की भरपाई, पूर्ति करना। तो ये देखिए ये थे सही उत्तर। अब यहाँ पर जो कम बोलता हो, मितभाषी या अल्पभाषी कुछ भी बोल सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर एक आपको ध्यान देना है, कभी भी जैसे विलोम शब्द है या आपका वाक्यांश के लिए शब्द है, कभी भी दो दो शब्द मत लिख कर आइए। यहाँ पर ये उदाहरण के लिए मैंने आपको दो दिए हैं कि आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख देते, लेकिन दोनों नहीं लिखने,
होता क्या है पेपर में, कभी कभी दोनों में से कोई एक सही होता है और उसके चक्कर में क्या कहते हैं कि एग्जामिनर को लगता है ये बंदा ना मतलब गलत कर रहा है, जान के एक सही लिख दिया एक गलत, तो वहां पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। कभी भी 2 मत लिख के आइए, हमेशा 1 लिख के आना था आपको। आगे देखिए शुद्ध रूप, हाँ वर्तनी वाले प्रश्न, मैंने क्या कहा था आपको, वर्तनी वाले प्रश्न में स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई सारे शब्द ही गलत हैं, लेकिन मैंने बार बार आपको बताया था, जो मैं आपको अभ्यास प्रश्न भी करवाती थी, कुछ शब्दों की वर्तनी बिल्कुल सही होती है, वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर भी आपके साथ ट्रिक करता है कि देखें कि जो शब्द हैं वो उसे समझ में भी आ रहे हैं कि बस मात्रा को चेंज चूंज कर करके वो सही बना रहे हैं। तो अंकुर जैसे शब्द है बिल्कुल सही था, वो कोई परिवर्तन ही नहीं करना था, आपको केवल और केवल वो शब्द एज इट इज लिख कर आ जाना था। अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है लेकिन अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है। ग के नीचे री का स्वर आना था, ये ग और उसके नीचे री का स्वर आना था, ग्र नहीं आना था, जैसे ग्रह और गृही। फिर अत्योक्ति, ये किससे बना है, अति जमा उक्ति, तो ये अत्युक्ति आना था, यो को छोटे उ की मात्रा आनी थी। इतिहास जमा एक, ई का ए बन जाता है, आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो नियम होता है, जहां पर ई, बड़ी ई, ए या ए आ जाए, जहां पर भी आ जाए और प्रत्यय जुड़े वो आपका ए बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था आपका इतिहास, और पहला जो वर्ण होता है ये मात्रा होनी चाहिए उसकी ई, अगर इन चारों में से कोई भी मात्रा है तो वो ए बन जाएगी, तो इतिहास का आपका ऐतिहासिक बन जाता है, ठीक है ना। ये देखिए ये अंतर पड़ता है। उसी प्रकार आपका जैसे कि ऊ हो या ओ और औ हो, तो वो आपका हमेशा औ बन जाता है। जैसे कि आपका है मूल तो मौलिक, तो ऊ का औ बन गया, ये होता है उपसर्ग प्रत्यय समझने का फायदा। फिर उदीप्त, ये बिल्कुल सही था, कवित्री नहीं होता कवित्री होता है, कुटुंब नहीं होता कुटुंब होता है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो याद है ना आपको। और तत्वावधान, यहाँ पे तत्वाधान लिखा है, तत्वाधान, जबकि तत्व जमा अवधान, तो इसलिए ये थी आपकी सही वर्तनियां। देखिए अंकुर, अनुग्रहित, अत्युक्ति, ऐतिहासिक, उदीप्त, कवित्री, कुटुंब और तत्वावधान। और यहाँ पे जैसे त के ऊपर ये लिखा हुआ है ना जैसे तत्व, ये गलत होता है, तत्व सिंपल आधा त आएगा और व तत्व ऐसे आना था ये। फिर देखिए ठीक है ना, शब्द युग्म कितनी बार हमने आपको बताया, श्रुति संभिन्नार्थक, जो सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ भिन्न हो। तो जैसे अयश और अयस, अब अयश जो है वो यश से बना है, यश का मतलब क्या होता है कि आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है, नाम हो रहा है, और अयश का मतलब क्या हो गया, या अपयश कि आपकी बदनामी हो रही है, और अयस का मतलब था लोहा। उसी प्रकार अनल और अनिल, ये तो मैंने आपको पर्यायवाची विलोम शब्द में भी याद करवाए थे, ठीक है ना। अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। उसी प्रकार कटक और कंटक, कंटक से तो याद रखिए वो कांटा होता ही है, और कटक मतलब क्या होता है, बहुत ही कठोर, ये जैसे भीड़ या समूह या जैसे सेना या फिर जैसे कहते हैं जंजीर, ये उस प्रकार से आ जाता है। और परुष और पुरुष में क्या था, पुरुष का मतलब तो आपको पता ही है नर, और परुष मतलब होता है कठोर। ये था आपका सही उत्तर। ये देखिए बदनामी और लोहा, आग और हवा, फौज और कांटा, और कठोर और व्यक्ति, ठीक है ना। और आपके अंतिम 6 प्रश्न फटाफट एक एक पंक्ति के हैं, जल्दी से देखिए। यज्ञशाला और फल फूल में कौन से समास थे, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास था आपका। फल फूल, फल और फूल, योजक चिन्ह आ गया तो द्वंद्व समास था आपका, ठीक है ना। फिर वह लोग जा रहे हैं, बहुवचन आ गया था, तो हैं तो वह का वे बन जाना था। और भयानक और करुण रस के स्थायी भाव, ठीक है ना। भयानक का क्या था आपका, ये देखिए भयानक, भयानक का क्या था आपका, ठीक है ना, भय डर, और करुण का था आपका शोक। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। फिर देखिए अंतिम 3 प्रश्न, अर्जुन और क्षति के 2 पर्यायवाची, अर्जुन को क्या कहते हैं, कौंतेय, पार्थ, गांडीवधारी, कितना कुछ लिख सकते थे। क्षति का, ठीक है ना, हानि, नुकसान, ठीक है ना, कितना कुछ लिख सकते थे आप। फिर आलस, आलस का तत्सम क्या था आपका, आलस्य, ऐसे लिखना था ये। चौपाया, चौपाया का जैसे चतुष्पाद, ये आना था आपका, चतुष्पद सॉरी, ठीक है ना। पाया मतलब पैर, उन्हें पद कहते हैं, तो चतुष्पद। फिर अत्यल्प में ये आपका यण संधि का उदाहरण था, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या था आपका, अति उपसर्ग था, ये देखिए। और साक्षात्कार में स उपसर्ग था कि स जमा अक्षी जमाकार साक्षात्कार, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। तो आई होप कि पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इसी के साथ ये जो सॉल्यूशन है वो पूरा यहाँ पर खत्म होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।